यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 5। ओके, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम लोग। जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी ज्वाइन करिए सभी लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वंस अगेन रूबी, वेरी गुड इवनिंग। प्रिया, नम्रता, प्रियंका, अंजलि, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ वेरी फ्यू मिनट। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए। तो लेक्चर नंबर 5 है कॉमर्स पीजीटी के लिए। आज का टॉपिक है स्टाफिंग। So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda. Mentored and guidance more than 1000 कैंडिडेट, 1000 से ज़्यादा बच्चे मेरे अंडर में नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में। करेक्ट द यूजीसी नेट जीआरएफ 4 टाइम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमकॉम आईबी, एमए इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी अप्लाइड इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज स्टाफिंग। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, 1 मिनट और इंतजार करते हैं और लोग जुड़ जाएं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी हैव टू बी स्टार्ट। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा दिया और डायरेक्टिंग पढ़ा दिया, प्लानिंग पढ़ा दिया। आज का टॉपिक है स्टाफिंग, फिर बचेगा डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का अगर एक लाइन में अगर स्टाफिंग समझाने की कोशिश करें आपको, स्टाफिंग का मतलब है सही इंसान को सही जगह पर सही नौकरी पर रखना। दैट इज ऑल अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, क्लियर है ना? तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द पोजीशन पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द एडुकेट एंड क्वालिफाइड पर्सोनल्स। मतलब स्टाफिंग एक विधि है कि ताकि एक संस्था के अंदर, एक संगठन के अंदर सही इंसान को सही समय पर और सही सही नंबर, सही संख्या में क्या कर रहे हैं, भर्ती की जा सके। स्टाफिंग का मतलब भर्ती करना। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग, retaining a workforce of sufficient quantity and quality to create the positive impact on the organizational effectiveness। हम लोग क्या करते हैं स्टाफिंग में? नए एम्प्लॉयज को एक्वायर करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, पुराने एम्प्लॉयज जो संस्था में काम कर रहे हैं उनको रिटेन करते हैं अपने साथ, और एक ताकि सफिशिएंट, एक पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी एम्प्लॉयज आपके साथ काम करते रहे, ताकि संगठन की प्रभावशीलता बनी रहे। देखिए स्टाफिंग हिंदी में देखिए, वैसे हिंदी में आज कम स्लाइड लेके आए ताकि समझ में आ जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को। स्टाफिंग प्रबंध का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बिना स्टाफ के संगठन संरचना ही नहीं की जा सकती है। ये तो आपको पता है। आपको एक संगठन की संरचना करनी है तो कहीं ना कहीं स्टाफ, बिना स्टाफ के आप नहीं कर सकते।
संस्था की सफलता योग्य प्रबंधकों की पूर्ति पर निर्भर करती है। समस्त प्रबंधकों पदाधिकारियों को स्तर के अनुसार 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी, कनिष्ठ और पर्यवेक्षीय या फोरमैन, भाई टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इन विभिन्न प्रबंध स्तरों पर काम करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन व भर्ती, उनके प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफर, पदोन्नति, पद विमुक्ति, सेवानिवृत्ति आदि से संबंध सिद्धांत व समस्या स्टाफिंग के अंतर्गत आती हैं। तो स्टाफिंग के अंतर्गत क्या आता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रांसफर, ट्रेनिंग देना, लोगों को डिमोट करना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे किसी को रिटायरमेंट हो गया, ये सब हमारा स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, दूसरे शब्दों में फोरमैन से लेकर विभागीय अध्यक्षों तथा जनरल मैनेजर तक की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि से संबंधित क्रियाओं का समावेश स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। पद एवं व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करना स्टाफिंग का प्रमुख दायित्व है। विलियम बी सिवन के मतानुसार व्यवसायिक संस्था का भविष्य उसमें कार्यरत प्रबंध पदाधिकारियों पर जितना निर्भर करता है उतना उस अन्य किसी घटक पर नहीं। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग का कुल काम क्या है? प्रमोशन देना, किसी को एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, किसी का रिटायरमेंट की बात हो गई, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये सभी घटनाएं, ये सभी कार्य स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। और अगर समझाएं स्टाफिंग का डेफिनेशन एवं परिभाषा है, एक मिनट रुकिए। स्टाफिंग का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें आगे, स्टाफिंग का अर्थ क्या होता है समझिए पहले। स्टाफिंग तो कुल अभी तक की कुछ हद तक की तो स्टाफिंग समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग का कुल मिलाकर मेन काम क्या है? भर्ती करना हो गया, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, बहुत सारे काम हमारा स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। एक काम नहीं है, कई सारे काम स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। तो स्टाफिंग से हमारा आसन प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन एवं हेतु योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से है। स्टाफिंग प्रबंध पदाधिकारियों का चयन, उनकी भर्ती करना, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण का कार्य है, जिससे कि कार्य शक्ति संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सके एवं कार्य निष्पादन के दौरान अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। तो स्टाफिंग कुल मिलाकर काम क्या है कि हम लोग योग्य अनुसार का कैपेबल और टैलेंटेड इंसान को अपने संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर सकें। कून्स एंड डोनल ने सबने अलग अलग डेफिनेशन दिया है स्टाफिंग का। देखिए कून्स और डोनल का आगे इंग्लिश में भी है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डरिए मत, आगे समझाएंगे। स्टाफिंग से आशय उस प्रबंधकीय प्रकार से है जो कर्मचारियों के उपयुक्त एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा विकास के द्वारा संगठन संरचना को कर्मचारी उपलब्ध करने से संबंध रखता है, ताकि संरचना में अविकल्पित भूमिकाएं निभाई जा सकें। थियो हैमन ने क्या बोला है? स्टाफिंग प्रबंधकों की भर्ती, भाई सिलेक्शन करना, उनका चयन करना, विकास करना एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित रखने वाला कार्य है। भाई जॉर्ज टेरी ने क्या बोला है? स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट मानव शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने में संबंध करता है। फिर पैट्रिक ई कॉर्नर ने क्या बोला है? स्टाफिंग प्रबंधकों का वह कार्य व उत्तरदायित्व है जो संस्था के कार्य संचालन के लिए प्रबंधकीय तथा अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करने, उनके विकास करने, उन्हें संस्था में बनाए रखने से संबंध रखता है। तो कुल मिलाकर बात सबने वही करा है, थोड़े लोगों ने अपनी अपनी वर्डिंग्स में अलग अलग तरीके से बोलने का बात किया है, बट कुल मिला के स्टाफिंग का मेन उद्देश्य है इंसान को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुल मिलाकर एक सेटिस्फाइड वे में एक इस तरीके से आपको पूरा एक स्टाफिंग करनी है ताकि जितने भी एम्प्लॉइज सेटिस्फाई रहें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो लगातार काम करते रहें। देखिए आगे अगर इंग्लिश की बात करें, अकॉर्डिंग टू द मैकफॉरलैंड ने क्या बोला है? स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय व्हिच मैनेजर्स बिल्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज कैपेबल एम्प्लॉइज। भाई सेम बात बोली है कि स्टाफिंग एक फंक्शन है जिसमें मैनेजर क्या करता है? मैनेजर एक संगठन को बिल्डअप करता है, किसके थ्रू? रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू, कैपेबल एम्प्लॉयज जो एक जिनकी क्षमता है उनके उन एम्प्लॉयज को लेकर उनके रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, डेवलपमेंट करता है। भाई कून्स और ओडोनल ने क्या बोला है? वो पीछे आप पढ़ ही चुके हैं, हिंदी वाली डेफिनेशन सेम ही है।
द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज डिफाइंड एज फिलिंग द पोजीशन को फिल करना इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू द आइडेंटिफाइंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, ताकि हम लोग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट कितनी उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इन मेंटरिंग द पीपल अवेलेबल, कितने लोग संस्था में भी हैं, उनका रिक्रूटमेंट करना, उनको सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना और परफॉर्मेंस प्रमोशन और अप्रेजल करना। कुल मिलाकर बात सेम ही है। अब आता है स्टाफिंग का क्षेत्र व प्रकृति। क्षेत्र स्टाफिंग के अंतर्गत प्रायः निम्नलिखित कार्यों का समावेश किया जाता है। प्रबंधकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, पहला काम क्या हो गया। प्रबंधकों की मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है उनका फॉरकास्टिंग करना, मैनेजर्स का चयन करना, प्रबंधकों को योग्यता अनुसार काम पर लगाना, जितने मैनेजर्स हैं उनकी कैपेसिटीज के अनुसार, उनके टैलेंट के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको सही काम पर लगाना। मतलब राइट पर्सन एट ए राइट प्लेस एट ए राइट जॉब, सही इंसान को सही जगह पर काम लगाना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना, मैनेजर्स को ट्रेनिंग देना, प्रबंधकों का मूल्यांकन करना, मैनेजर्स का इवैल्यूएशन करना, प्रबंधकों का वर्गीकरण करना एवं उनके लिए वेतन योजना बनाना। टू क्लासिफिकेशन ऑफ द मैनेजर्स को क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, अलग अलग भागों में बांटना, प्रबंधकों का वर्गीकरण करना, उनके लिए वेतन योग बनाना, उनके लिए सैलरी स्ट्रक्चर बनाना, प्रबंधकों के विकास की उपयुक्त व्यवस्था करना, जितने मैनेजर्स हैं उनके डेवलपमेंट की आपको अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करना, मैनेजर्स की ट्रांसफर और प्रमोशंस की बात करना, उनके रिटायरमेंट की बात करना और उनके मैनेजर्स का अन्य कर्मचारियों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करना। टू बिल्ड अप द हेल्दी रिलेशनशिप विद द अदर एम्प्लॉइज। तो कई सारे काम है, भले आप उनकी मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट का अनुमान लगा रहे हो, मैनेजर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, मैनेजर्स को राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब लगा रहे हो, मैनेजर्स को ट्रेनिंग देना हो गया, मैनेजर्स का इवैल्यूएशन करना हो गया, मैनेजर्स को क्लासिफाई करना, मैनेजर्स के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना, उनका प्रमोशन करना, उनका ट्रांसफर करना, उनके रिटायरमेंट की प्रॉपर व्यवस्था करना और टू बिल्ड अप द हेल्दी रिलेशनशिप विद द अदर एम्प्लॉइज। समझ गए यहां तक? किसी को कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक किसी को कोई डाउट? बेसिक समझ में आ गया ना आप लोगों को? यहां तक किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट बताइए। चलिए अब आया फीचर्स ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट्स ए वेरी डायनेमिक फंक्शन, वेरी वास्ट स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप होता है, बहुत ज्यादा क्षेत्र इसका बहुत फैला हुआ होता है। डायनेमिक मतलब गतिशील कार्य है, गतिशील फंक्शन है, लगातार चलने वाला है। एक एम्प्लॉय नौकरी छोड़ेगा, दूसरे को रिक्रूट करेंगे, फिर उनका प्रमोशन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वैल्यूएशन करना, तो लगातार चलने वाला फंक्शन है। ऑल परवेसिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक व्यापक कार्य है, प्रबंधन का एक व्यापक कार्य है स्टाफिंग। अब आया मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। उद्देश्य क्या होता है, मुख्यतः उद्देश्य कौन कौन से होते हैं स्टाफिंग के, समझिए बच्चों। सबसे पहला हो गया टू अंडरस्टैंड ऑल फंक्शंस ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको समझने की कोशिश करना एक संगठन के अंदर जितने सारे कार्य हैं उनको समझना। दूसरा हो गया टू अंडरस्टैंड द मैन पावर प्लानिंग सो दैट पीपल्स आर अवेलेबल एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। आपको एक संगठन के अंदर पूरी मैन पावर, एक इंसानों की पूरी प्लानिंग करना है, मैन पावर पूरी प्लानिंग करना है ताकि सही समय पर सही इंसान सही जगह पर काम करे, राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस एट अ राइट वर्क। आगे गया हो गया टू अंडरस्टैंड द इशू रिलेटेड टू द जॉब एनालिसिस एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अगर जॉब एनालिसिस की कोई प्रॉब्लम आती है, सही इंसान सही जगह पर काम नहीं कर रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को समझना और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, उन प्रॉब्लम से निपटारा करना। अब आया इंपॉर्टेंसी ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। कौन कौन सी इंपॉर्टेंसी होती है?
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षित करना, ठीक है, ट्रेनिंग करना, क्लियर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षित, डेवलपमेंट विकास, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन आपस में प्रभावशाली समन्वय बना रहा सभी का, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट और बिल्डिंग द इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक संगठन के अंदर एक इफेक्टिव, एक बहुत बढ़िया ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्डअप करना। तो इंपॉर्टेंसी ऑफ स्टाफिंग क्या हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट, बिल्डिंग द इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आ गया आगे इंपॉर्टेंसी ऑफ स्टाफिंग फंक्शन की बात करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको एक पर्याप्त तरीके से पूरी तरह से संसाधनों का यूज करना, इनहांस द कॉर्पोरेट इमेज, एक संस्था की, एक संगठन की छवि को बढ़ाना, जॉब सेटिस्फेक्शन, इंसान अपने काम से सेटिस्फाई रहे, अपने काम से संतुष्ट रहे, तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी एक फंक्शन है। इनहांस मतलब इनहेंस करना होता है बढ़ाना, आपको एक संगठन की, क्यों लोग भारत में अगर प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस के साथ क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट इमेज बहुत बढ़िया है, उनकी छवि बहुत साफ है कि सैलरी समय से दे रहे हैं, जल्दी नौकरी से निकालते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब स्टाफिंग के फंक्शंस होते हैं कि एक एचआर पॉलिसी इस तरीके से बनाइए ताकि लोग संस्था में, संगठन लंबे समय तक ही काम करें, सेटिस्फाई होकर काम करें, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, लगातार ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें, लगातार डेवलपमेंट करते रहें, ताकि कॉर्पोरेट इमेज, ताकि कंपनी की छवि बढ़िया तरीके से बनी रहे। अब आया एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं स्टाफिंग, तत्व कौन कौन से होते हैं एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। पहला हो गया मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग मतलब कितने लोग किस समय पर कौन सी जगह पर जरूरत पड़ेंगे। मैन पावर प्लानिंग इज ऑल अबाउट टू एनालाइज द मैन पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर आपको पूरी मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि मार्केटिंग में कितने इंसान चाहिए, फाइनेंस में कितने चाहिए, ऑपरेशंस में कितने चाहिए, प्रोडक्शन में कितना चाहिए, इन्वेंट्री में कितना चाहिए, रिसर्च में कितना चाहिए। तो सही इंसान सही जगह पर सही समय में और सही इंप्लॉयज काम करे, ये सब मैन पावर के अंतर, मैन पावर प्लानिंग के अंतर्गत आता है। फिर हो गया जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस होता है जॉब को समझना, जॉब जॉब मतलब कार्य, जॉब को एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर नौकरी में क्या काम है, उसके अनुसार ही उसको इंसान को रखेंगे ना। अगर आपको पहले ये नहीं पता कि काम क्या है, पहले काम समझना पड़ेगा, काम एक बार समझ गए उसके बाद हम सही इंसान को उस नौकरी पर, उस जगह पर रखेंगे। तो जॉब एनालिसिस इज ऑल अबाउट टू एनालाइज द जॉब, टू एनालिसिस द कार्य, टू एनालिसिस द वर्क। फिर हुआ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, सिलेक्शन होता है चयन। रिक्रूटमेंट करना, भर्ती निकालना, सिलेक्शन करना, चयन करना। ट्रेनिंग हो गई, प्रशिक्षित, और डेवलपमेंट हो गया विकास करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हमने आपको बताया था कि हर साल हर संस्था में, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लगातार हर एनुअल बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है ताकि पता चल सके कि इंसान सही तरीके से काम कर रहा है। उसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे उसको सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, उसका डिमोशन करेंगे, उसका ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा हायरिंग, हायरिंग मतलब हायरिंग भी सेम चीज है, लोगों को हायर करना, लोगों को नौकरी पर रखना। लगातार आपको मोटिवेट भी करना है, आपको अभिप्रेरित भी करना है, लगातार अपने संगठन में जो इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छी तरीके से काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, संगठन के उद्देश्य को वो पूरा कर सकें। इंप्लॉयज मेंटेनेंस, आपको इंप्लॉयज मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, और ह्यूमन रिलेशन, कुल मिलाकर इस तरीके से काम करना है ताकि आपस में सबका समन्वय बना रहे। दे शुड हैव बिल्ड अप द वेरी गुड रिलेशनशिप विद द अमॉन्ग ऑल द एम्प्लॉयज, सारे जितने के जितने एम्प्लॉयज आपस में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे। अब आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टाफिंग, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए।
Anyone is having any doubt, please do tell me. चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टाफिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो स्टाफिंग को प्रभावित करते हैं। पहला हो गया नेचर ऑफ द राइवलरी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया हैज ए एम्पल सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड वर्कर देन द हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स। ये तो पता ही होगा, भारत में स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा सप्लाई है अगर हम तुलना करें क्वालिफाइड पीपल से। क्वालिफाइड लोग कम है, बट अगर हम लोग अनस्किल्ड लेबर की बात करें, अनस्किल्ड वर्कर की बात करें, तो भारत में एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई है। कंपनीज स्टार्ट टू चेंज देयर स्टाफिंग पॉलिसी एंड प्रीफर लेस टैलेंटेड पीपल। कंपनी ने, बहुत सारी कंपनी ने क्या करा है, अपनी स्टाफिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया है, वो लेस टैलेंटेड पीपल्स को प्रीफर करना स्टार्ट कर दिया। तो नेचर ऑफ राइवलरी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मानव संसाधन के बीच में अपने आप में एक राइवलरी है। एक तो हो गई क्वालिफाइड लोगों की अनक्वालिफाइड से, दूसरा हो गया समटाइम व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे हैव स्टार्टेड प्रीफरिंग द लेस टैलेंटेड पीपल एज कंपेयर टू द टैलेंटेड पीपल। दूसरा हो गया लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, ये तो पता ही होगा, स्टॉप चाइल्ड लेबर। भारत में हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे लीगल फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को क्या करते हैं, या स्टाफिंग को प्रभावित करते हैं। तो लीगल फैक्टर्स में हो गया, लीगल मतलब कानूनन फैक्टर। ये तो पता होगा कि 18 साल से नीचे के बच्चे को अपने संस्था में, अपने संगठन में नौकरी पर नहीं रखते। दूसरा हो गया प्रोविजंस आर रिलेटिंग टू द रिजर्वेशंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। सरकारी में तो रिजर्वेशन भी है, ओबीसी को 27%, एससी को, एसटी को और इकोनॉमिकल बिक्री सेक्शन को 10%, ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी रिजर्वेशन है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं और आपको ना चाहकर भी ये सब फैक्टर्स को मानना पड़ेगा। तो प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द रिजर्वेशंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, आप चाहते हो या नहीं चाहते, बट आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल अपने यहाँ रखने पड़ेंगे। एससी एसटी रखने पड़ेंगे आपको, ओबीसी आपको रखने पड़ेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं उनको भी रखना पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। लीगल प्रोविजन अफेक्ट द स्टाफिंग पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, कई सारे कानून ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी की स्टाफिंग पॉलिसी है उसको प्रभावित करते हैं। फिर हुआ सोशियो कल्चर फैक्टर, सामाजिक। सोशियो कल्चर फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर कौन कौन से हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स फॉर जॉब इन्वॉल्विंग या फिजिकल एक्सर्शन इज यूजुअली अवॉइडेड। जहां पर फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है वहां पर ऐसी नौकरियों में वीमेंस को, लड़कियों को नहीं रखते। वुमेन्स आर नॉट ऑफर्ड जॉब्स इन्वॉल्विंग द कंटिन्यूस ट्रेवलिंग। ऐसी कोई नौकरियां होती जिसमें लगातार आपको ट्रेवल करना पड़ता है, तो कंपनियां वुमेन्स को या फीमेल्स को ऑफर नहीं करती। तो ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हो गए, सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं। भारत में माना जाता है कि लड़कियों को एज पर द फिजिकल एक्टिविटीज में उनको ऐसे काम नहीं दिए जाते जहां पर आपको फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है या ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़े। चौथा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हो गई एम्प्लॉइज हैव टू फेस प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। यार कभी कभार क्या एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक फोन कर रहा है, राज्यपाल फोन कर रहा है, मुख्यमंत्री फोन कर रहा है, नहीं आपको इसको नौकरी पर रखना ही रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज हैव टू, कभी कभार प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी में आपको प्रेशर भी होता है सरकारी, वो भी कहीं ना कहीं स्टाफिंग की पॉलिसीज को प्रभावित कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू सन ऑफ द सॉइल्स इज गेटिंग पॉपुलर इन ऑल कंट्री। तो सन ऑफ द सॉइल्स का भी कभी कभार क्या होता है, आपको नौकरी पे रखना पड़ता है। ठीक है, कोई डाउट। ठीक है, तो सन ऑफ सॉइल्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई परसेंटेज शेयर कर देते, उत्तराखंड में है कि 50% लोग उत्तराखंड के रखे जाएंगे या 20% लोग उत्तराखंड के रखे जाएंगे। आपने कुछ ऐसा रिजर्वेशन कर दिया कि लोकल के इंसान को इतने परसेंट रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सन ऑफ सॉइल्स का मतलब है कि लोकल के एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले या आदिवासी लोगों को, ठीक है, या इन लोगों को, इतने परसेंट लोगों को कहीं ना कहीं उनको रिक्रूट करना ही है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अफेक्ट द स्टाफिंग पॉलिसी ऑफ बिजनेस यूनिट। सीधी सी बात है, कई सारे टाइप के अलग प्रभावी एक्सटर्नल बाहरी इन्फ्लुएंस होते हैं जो क्या होता है, स्टाफिंग की पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर।
अब आए इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में कौन कौन से हो गए? 4 हो गए ना। नेचर ऑफ राइवलरी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब आए इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो स्टाफिंग की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, जो संगठन की छवि होती है या कंपनी की जो छवि होती है वो भी प्रभावित करती है। पास्ट प्रैक्टिसेस मतलब भूतकाल की जो प्रैक्टिसेस हैं, भूतकाल में अगर मान लो किस तरीके से रिक्रूट कर रहे थे, जुगाड़ से या सोर्स से रिक्रूट कर रहे हैं, तो आज भी वही पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का साइज कितना है? अगर छोटा साइज है तो क्या करते हैं, तो अलग पॉलिसी होगी। अगर बहुत, जहां पे 1,000 लोग 10,000 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे अलग टाइप की पॉलिसीज होंगी। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्लान, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस प्लान है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित करता है। अब आ गया ये अलग चीज। पहले यहां तक कोई डाउट है बताइए। चलो आगे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट भी इसी का पार्ट में से, एचआर में आपको अलग से ही पढ़ाएंगे। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है भर्ती करना। रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट इज अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। हम लोग ज्यादा से ज्यादा को कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी के लिए अप्लाई करें। जैसे पीजीटी टीजीटी का जो फॉर्म आया है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। ठीक है। उसमें सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन होगा जब फॉर्म पेपर होगा, पेपर का जो इंटरव्यू होगा वो सब होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट, रिक्रूटमेंट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल कैंडिडेट। हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करें, अट्रैक्ट करें, ताकि कैपेबल लोग अप्लाई करें। क्योंकि मान लीजिए 100 नौकरी है, अगर 10,000 लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप उसमें से अच्छे लोगों को छाड़ सकते हैं। नौकरी 100 है, अप्लाई केवल 80 लोगों ने किया है, तो क्या होगा? तो आपको ना चाहकर भी उन 80 लोगों को रखना पड़ेगा, अगर वो टैलेंटेड है या नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल कैंडिडेट। दूसरा हो गया कैन बी फॉर करंट और फ्यूचर नीड्स। ठीक है। हम लोग अपनी करंट नीड्स के लिए, भविष्य की नीडों के लिए क्या करते हैं? कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर सम कॉर्पोरेशंस, व्हाट सोर्सेज डू वी यूज फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या, रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट टू पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आपकी करंट नीड के लिए, अभी वर्तमान की नीड्स के लिए, भविष्य की नीड्स के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी में अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट देखिए हिंदी यहाँ पे समझिए। रिक्रूटमेंट मीन्स टू एस्टिमेट द अवेलेबल वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर देयर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? पहले एस्टिमेट लगाते हैं कि अवेलेबल वैकेंसी कितनी है, और उनको कोशिश करते हैं उनको भरा जाए, बाद में उनको सिलेक्शन करेंगे और अपॉइंटमेंट करेंगे। Recruitment is a positive function in which publicity is given to the jobs available in the organization and interested candidates are encouraged to submit applications for the selection. Recruitment एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, उसमें हम लोग और उसकी पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इंकरेज करते हैं उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना एप्लीकेशन, अपना फॉर्म भरें। In the recruitment, a pool of eligible and interested candidate is created for the selection of most suitable candidate. रिक्रूटमेंट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करते हैं? फॉर्म मंगा लेते हैं, फिर उसमें से कुछ लोगों का चयन करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सिलेक्शन। एडविन फिलिपो ने, एडविन फिलिपो ने क्या डिफिनेशन दिया है समझिए। एडविन फिलिपो ने क्या डिफिनेशन दिया है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस फॉर सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। हम लोग प्रोस्पेक्टिव मतलब जो ऐसे एम्प्लॉयज जो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी नौकरी के लिए कैपेबल है, और उनको हम लोग इंकरेज करते हैं कि आप भी इसमें, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करिए।
अब आया नीड फॉर रिक्रूटमेंट, भर्ती की जरूरत क्यों पड़ती है, सब सीटें खाली होती हैं, पीजीटी की वैकेंसी क्यों आई, वैकेंसी ऐसा ना कि इलेक्शन है इसलिए, वैकेंसी इसलिए कि कहीं ना कहीं जरूरत है, कॉलेजेस में सीटें खाली पड़ी हैं, नए इंटर कॉलेज खोले होंगे, इसीलिए तो आई होगी, लोग रिटायरमेंट हुए होंगे, लोगों की डेथ हुई होगी, तो वैकेंसीज ड्यू टू द प्रमोशंस, लोग प्रमोट हो गए, ट्रांसफर, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन निकाल दिया गया, परमानेंट डिसेबिलिटी किसी को हो गई, डेथ हो गई, या लेबर टर्नओवर, लोग नौकरी छोड़ के चले गए, इन्हीं कारणों की वजह से रिक्रूटमेंट होता है। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ द न्यू वैकेंसीज ड्यू टू द ग्रोथ, कभी कभार क्या होता है नए कॉलेज खुल गए, नए इंटर कॉलेज खुलेंगे, नए कॉलेज खुलेंगे, तब भी कभी कभार आपने दूसरा प्लांट लगा दिया बिजनेस का, पहले एक कंपनी चल रही थी, अब 2 कंपनी चल रही, 3 कंपनी चल रही है, तो क्रिएशन ऑफ द न्यू वैकेंसीज ड्यू टू द ग्रोथ, आपने व्यापार ग्रोथ करा, बिजनेस को फैलाया, एक्सपेंशन किया, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है पहले आप कपड़े के व्यापार में थे, अब खाने के व्यापार में आ गए, पहले आप मोबाइल फोन बना रहे थे, अब कपड़ा बनाने लगे, बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, तो क्रिएशन ऑफ द न्यू वैकेंसीज, क्यों कब 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 वैकेंसी आती है, नहीं, बिजनेस का ग्रोथ किया आपने, एक्सपेंशन किया, व्यापार का डाइवर्सिफाई कर दिया, तब भी आपकी नई वैकेंसी मार्केट में आएंगी। रिक्रूटमेंट के सोर्सेस, किन किन सोर्सेज से हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरनल सोर्स सर्चेस, स्कूल प्लेसमेंट, कॉलेज में जाके आते हैं जो बच्चे एमबीए करते हैं या बीटेक करते हैं, उनकी कॉलेज में जाके कंपनियां जाती हैं, रिक्रूट करके आती हैं, एम्प्लॉइज रेफरल, कोई जो नौकरी कर रहे हैं एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टाफिंग, वही रिक्रूट स्टाफिंग में सब कुछ आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सब कुछ, तो रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट सोर्सेज में वॉलेंट्री एप्लीकेशंस, कुछ लोग अपने आप अप्लाई करते हैं, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, आपने वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट दे दिया, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है जो जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब कंसल्टेंसी, तो जॉब कंसल्टेंसी भी होती है, वो भी कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करती हैं। इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हुए, प्रमोशंस, कोई इंप्लॉइज मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, प्रमोट होकर सीनियर मैनेजर बन गया, तो मैनेजर वाली पोजीशन खाली हो गई तो उसको भरना पड़ेगा, ट्रांसफर हो, कोई दिल्ली नौकरी कर रहा है, दिल्ली से लखनऊ आ गया, तो दिल्ली में वैकेंसी खाली हो गई। इंटरनल नोटिफिकेशन, कभी कभार क्या करते हैं आप कोई वैकेंसी निकालते हैं, केवल इंटरनल इंप्लॉइज के लिए निकालते हैं कि वो अपने कोई रिलेटिव्स को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने भाई को, अपने बहन को ले आए, कभी कभार हम लोग इंटरनल नोटिफिकेशन भी लाते हैं। फिर हुआ फार्मर एम्प्लॉइज, फार्मर एम्प्लॉइज क्या होता है, जो एक बार रिटायर हो जाते हैं उनको दोबारा बुला लिया, या जो एक बार संगठन आपको छोड़ के चलेगा, एक बार जो आपकी संस्था छोड़ के चलेगा उनको दोबारा बुला लेना, उसको बोलते हैं हम लोग फार्मर एम्प्लॉइज। अब भाई एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन कौन सा हुआ, कैंपस रिक्रूटमेंट, पता ही आपको, कैंपस रिक्रूटमेंट तो बहुत सिंपल है, पता ही आप लोगों को, जाके डायरेक्टली कंपनी गई कॉलेजेस में और वहां से बच्चों को भर्ती करके ले आई, प्रेस एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे दिया आपने, मैगजीन्स में दे दिया, रिक्रूटमेंट थ्रू द मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉय एक्सचेंज, बहुत सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं जो 1000-2000 रुपए लेके नौकरी लगवाते हैं, उनके थ्रू आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डेपुटेशन ऑफ द पर्सनल्स, कुछ लोगों को डेपुटेशन पर आते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम्स होती हैं, कुछ लोग वॉक इन होते हैं, राइट इन होते हैं, टॉक इन होते हैं, कुछ लोग वॉक इन आते हैं, सीवी डायरेक्ट आपका रिज्यूम डाल के चले गए कंपनी में, कुछ लोग डायरेक्टली लिखते हैं, टॉक इन डायरेक्टली फोन पर बात करते हैं। वो तो हो गया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में कोई डाउट? आगे हो गया सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का अगला स्टेप होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स फ्रॉम इनिशियल एप्लीकेंट स्क्रीनिंग टू द फाइनल हायरिंग ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट में आपने फॉर्म भेज दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन होता है उसका चयन करना। इसमें पहला स्टेप, अलग 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 नौकरी के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन मटेरियल, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, कंप्लीटिंग एनी नेसेसरी टेस्ट, जो भी टेस्ट रिक्वायरमेंट है उसको नेसेसरी टेस्ट लीजिए, डूइंग ए बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, सोशलाइजेशन चेक करिए, डिसाइडिंग टू द हायर और नॉट टू हायर। सिंपल है, अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। भाई अगर पीजीटी की नौकरी के लिए करिए, डायरेक्टली इंटरव्यू, डायरेक्टली रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा।
भाई अगर आप यूपीएससी की बात करें, आईएएस की, उसे प्री होता है, मेंस होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आपका नॉर्मली इंटरव्यू भी होता है। तो अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। बस सिलेक्शन में कुल मिलाकर काम यही है, चयन करना है इंसान को। जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से मोस्ट सुटेबल, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट है आपकी कंपनी के लिए, आपके संगठन के लिए, आपकी संस्था के लिए, उनको भर्ती करना, उनका चयन करना, उसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन। अब आया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अंतर। रिक्रूटमेंट में होता है टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी संस्था में अप्लाई करें। सिलेक्शन में टू चूज बेस्ट आउट ऑफ द अवेलेबल कैंडिडेट। सिलेक्शन का मतलब है जो अवेलेबल कैंडिडेट हैं उनमें से कुछ लोगों को चुनना, उसको बोलते हैं बच्चों सिलेक्शन। दूसरा हो गया इट क्रिएट द एप्लीकेशन पूल एज लार्ज एज पॉसिबल। रिक्रूटमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके संगठन में, आपकी संस्था में अप्लाई करें। भाई सिलेक्शन में इट इज अ रिजेक्शन प्रोसेस वेयर फ्यू आर सिलेक्टेड। सिलेक्शन में कुछ ये रिजेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें कुछ ही लोग सिलेक्टेड होते हैं, बचे हुए लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। टेक्निक्स आर नॉट वेरी इंटेंसिव, बहुत कठिन, बहुत कोई प्रॉपर टेक्निक्स नहीं होती इसमें। हाईली स्पेसिफाइड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। आपको किसी को चयन करना है, कोई बहुत स्पेशलाइज टेक्निक चाहिए, तभी आप किसी को चयन कर पाएंगे। आउटकम इज एप्लीकेशन हु पूल, मतलब हु पूल जिन्होंने सीवी जमा किया। आउटकम इज द कैंडिडेट इज ऑफर्ड जॉब। इसमें रिक्रूटमेंट का आउटकम्स होता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। आपने कोशिश किया था कि 100 लोग, 100 नौकरी है, उसके लिए लोग 10,000 लोग अप्लाई करें। अगर 10,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो आपका रिक्रूटमेंट सक्सेस हो गया। सिलेक्शन में क्या आपने सोचा था कि 100 लोगों का चयन करना, अगर 100 लोगों का आपने चयन कर लिया 10,000 में से, तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस सक्सेस हो गया। प्रोसेस क्या है इसका पता ही है, रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, लेबर यूनियन, गेट हायरिंग। इसमें एप्लीकेशन को स्क्रीन करना, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, चेकिंग द रेफरेंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, अप्रूवल बाय अथॉरिटी, फाइनल प्लेसमेंट। ये नॉर्मल है, पता ही, शुरू से बता ही रहे हैं आपको। फिर आया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो एक बार लोगों को आपने रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसको उसके बाद ट्रेनिंग देना पड़ती है। हर इंसान कोई भी कुछ काम करके आएगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दिन के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसेस यूटिलाइजिंग a systematic and organized procedure by which non-managerial person learn technical knowledge and skill for a definite purpose। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म का, एक छोटे समय के लिए प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। जो नॉन मैनेजल पर्सनल्स होते हैं, जो एक प्रबंधन की जगह पर नहीं काम करेंगे, प्रबंधकीय जगह पर काम नहीं करेंगे, उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज देनी होती है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। मान लो कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है, आपको रेलवे में काम करना है, तो रेलवे में टिकट कैसे काटना है, सिस्टम कैसे चलता है, बैंक की ट्रेनिंग देनी है, तो कोई आपने बैंक पीओ क्वालिफाई कर लिया, बैंक का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, उस पर ट्रेनिंग होगी कैसे आपको पैसा गिनना है, कैसे पैसे काउंट करना है, आपको पैसे कैसे चढ़ाना है, चेक कैसे क्लियर करना है। तो ट्रेनिंग हम लोग जो नॉन मैनेजल पर्सनल्स होते हैं उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज के लिए उनको एक ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो डेफिनेट पर्पज, एक कोई जो विशेष उद्देश्य होता है काम का, उसको वो पूरा कर सकें। भाई डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइजिंग ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजर प्रोसीजर बाय विच मैनेजरियल पर्सनल लर्न कॉन्सेप्चुअल एंड थियोरेटिकल नॉलेज फॉर जनरल पर्पज। वो होता है नॉन मैनेजरियल के लिए, मतलब मैनेजर लोग नहीं होते ट्रेनिंग में। बट डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं, जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, जो मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, जो एक अच्छे मिडिल लेवल और टॉप लेवल के लिए हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो कुछ नया सीख सकें लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। वो नॉन मैनेजरियल होता है, ये मैनेजरियल होता है। अब आया इंपॉर्टेंसी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंसी क्या है? इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, प्रभावशीलता को बढ़ाना। सीधी सी बात है, आदमी अगर टेक्निकल होगा तो प्रभावशीलता तो बढ़ी जाएगी। इंक्रीज इन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, लोगों का होता नहीं है, मोरल बढ़ाना। बेटर ह्यूमन रिलेशन, एक मानव के आपस में लोग, जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे। रिड्यूस द सुपरविजन, सीधी सी बात है, अगर इंसान को ट्रेनिंग दे देंगे तो वो इंसान खुद ही सीख जाएगा, तो आपको सुपरवाइज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको हर बात में उसको नहीं बताना पड़ेगा, उसके पास खुद से नॉलेज होगी, क्योंकि एक बार आप उसको ट्रेन कर चुके हैं। इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन वायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक संगठन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, ताकि मान लो कोई इंसान 4 लोगों को आपने एक काम सिखा दिया, 4 में से अगर 2 लोग नहीं आते, एटलीस्ट बचे हुए 2 लोग तो काम कर लेंगे। फ्लेक्सिबल बनाना लोगों को, एटलीस्ट सबको, अगर एक जैसा काम सबको एक जैसा काम आता होगा तो सब एक ही काम कर पाएंगे। एक इंसान को 2 3